जी। तो सेक्शन 90 तक करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या कहता है? 91 आप बताता है हाँ जी, अब मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है। नाइन्टी वन बताता है क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर की बात है। सवाल उठा, क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को भी बंद किया जा सकता है? हाँ, बंद किया जा सकता है। अजय गुप्ता जी 17 से होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा सकता है? सुनना जी, ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ना मीटिंग के अंदर कई सारे राइट्स मिलते हैं, से फॉर एग्जांपल बोनस से फॉर एग्जांपल डिविडेंड, राइट शेयर्स, तो ये बहुत सारे अधिकार मीटिंग्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जनरल मीटिंग के अंदर जब इतने सारे अधिकार मिल रहे थे, चाहे वो डिविडेंड कह दो, चाहे वो बोनस कह दो, चाहे वो आप राइट शेयर्स कह दो, तो इन्हें लेके ना झगड़े की सिचुएशन पैदा हो सकती थी। इन्हें लेकर झगड़े की सिचुएशन पैदा हो सकती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद अगर शेयर्स यहां पर ट्रांसफर हो गए तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए लॉ मेकर ने कहा कि कंपनी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दो। ये मान लीजिए रिकॉर्ड डेट है और ये रिकॉर्ड डेट का मतलब होगा कि इस दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर का क्लोजर हो रहा है और ये डेट की इंटीमेशन पहले ही मेंबर को दे देना। इंटीमेशन कम से कम 7 दिन पहले, मिनिमम 7 डेज पहले आप इस चीज के इंटीमेशन मेंबर्स को दे देना। ये इंटीमेशन कैसे दोगे? या तो हर मेंबर को इंडिविजुअली दे सकते हो और या फिर पब्लिकेशन के थ्रू भी दे सकते हो। पब्लिकेशन के थ्रू भी दे सकते हो और इंडिविजुअल भी दे सकते हो। इंटीमेशन कम से कम 7 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट से कम 7 दिन पहले। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़े। अब ये रिकॉर्ड डेट से होगा क्या? क्योंकि मेंबर्स को कंपनी ने पहले ही बता दिया, कम से कम 7 दिन पहले बता दिया कि मेंबर्स एक बात का ध्यान रखना, दोबारा बोलूं कि मेंबर्स एक बात का ध्यान रखना, वो ये कि हम एक सर्टेन डेट, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने वाले हैं। इस दिन जिसका नाम आएगा, इस एजीएम के सारे बेनिफिट उसे ही मिलेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से मेंबर डिसाइड कर सकता है कि क्या उसे शेयर अभी बेचने चाहिए या रिकॉर्ड डेट तक रखने चाहिए। रिकॉर्ड डेट के अगले दिन भी अगर इसने बेच दिए तो कंपनी क्या करेगी? उस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां से तो यहां तक, जनरल मीटिंग तक रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज रहा ना। तो इसलिए अभी अगर कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यहां पर होता है रिकॉर्ड डेट के बाद भी, तो भी कंपनी से रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और इसलिए रिकॉर्ड डेट पर जिसका भी नाम आएगा, सारे बेनिफिट जो जनरल मीटिंग में मिलने हैं वो उसे ही मिलेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिबेंचर होल्डर कितने दिन के लिए क्लोज हो सकता है? चाहे रजिस्टर ऑफ मेंबर हो या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, वो कितने दिन तक क्लोज हो सकता है? तो लॉ मेकर कहते हैं कि एक बार में, वन टाइम, मैक्सिमम 30 डेज। ये जो 30 दिन होते हैं ना, ये नॉर्मली कंपनियां एजीएम के लिए यूज करती है। बट अगर ओवरऑल बात करूं पूरे साल में, तो पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज। तो यानी कि 30 दिन तो यूज हो गए एजीएम के लिए और बाकी 15 दिन जो बचे वो किस लिए बचे? ईजीएम के लिए। ठीक है ना, 30 दिन तो एजीएम में यूज हो गए, बाकी 15 दिन ईजीएम में। तो इस तरीके से कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर का क्लोजर कर सकती है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, देखिएगा क्या कहता है लॉ। कहता है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर द क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर बट आल्सो फॉर द क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे भी लगता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पे भी लगता है। और आगे रखते हैं, एक बार में कितना क्लोजर हो सकता है? मैक्सिमम 30 दिन का। और ओवरऑल पूरे साल में कितना क्लोजर हो सकता है? द आंसर इज मैक्सिमम 45 दिन का।
कंपनी जब भी तुम ये क्लोजर करने जा रहे हो तो अपने मेंबर को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ आप ऐसा करने जा रहे हो, कम से कम कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। कैसे इन्फॉर्म करोगे, कैसे, पब्लिकेशन करके या इंडिविजुअली? लॉ कहता है देखो ये कंपनी आपके ऊपर है। ऑब्वियसली तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगे तो कौन सा सही रहेगा, इंडिविजुअल, और अगर आप पब्लिक कंपनी होगे तो कौन सा सही रहेगा, पब्लिकेशन। ओके, तो यही बात फिर लॉ मेकर ने रिकॉग्नाइज भी कर दी और कहा कि प्राइवेट कंपनियों को क्या करना चाहिए, कम से कम इंडिविजुअल नोटिस भेजना चाहिए, कम से कम 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले इंडिविजुअल नोटिस भेजना चाहिए। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को क्या पब्लिकेशन करवाने की जरूरत है? ना, बिल्कुल ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को पब्लिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट क्या पब्लिक कंपनियों को पब्लिकेशन करवाने की जरूरत है? हाँ, उन्हें इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल, तो ये पब्लिकेशन जब होगा तो कहाँ होगा? पब्लिकेशन हमेशा 2 न्यूज़पेपर में होता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर। वर्नैकुलर न्यूज़पेपर मतलब कौन सी लैंग्वेज, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है ना, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ पे न्यूज़पेपर में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सेक्शन 91 रिकॉल कीजिए फटाफट, कब कब लगता है? क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर पे भी एंड रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर पे भी। एक बार में मैक्सिमम क्लोजर 30 दिन, ओवरऑल मैक्सिमम क्लोजर 45 दिन। प्राइवेट कंपनियों को इंटीमेशन देनी पड़ेगी कम से कम 7 दिन पहले, कैसे? इंडिविजुअल नोटिस के थ्रू। और पब्लिक कंपनीज को इंटीमेशन देनी पड़ेगी कम से कम 7 दिन पहले, कैसे? पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कहां पर होगा? एक इंग्लिश में और एक वर्नैकुलर में। वर्नैकुलर कहां की? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, वहां की लोकल लैंग्वेज। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं, चले फिर आते हैं हम एनुअल रिटर्न पर। एनुअल रिटर्न जिस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उसी तरीके से एक और रिटर्न भी है जिसका नाम है एनुअल रिटर्न। क्या कहता है एनुअल रिटर्न का सेक्शन? देखिएगा, क्या हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? द आंसर इज यस, हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओके, इसमें कौन सी फिगर्स बताई जाती हैं? जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में पिछले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की फिगर बताई जाती हैं, उसी तरीके से एनुअल रिटर्न के अंदर भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग की फिगर्स बताई जाती हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी एंड हुआ है उसकी फिगर्स उठा के बताते हूँ। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न किसको जमा करानी पड़ती है? द आंसर इज आरओसी को। कितने टाइम के अंदर जमा करानी पड़ती है? जब कंपनी की एजीएम होती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। और अगर एजीएम ही ना हुई तो अगर कोई एजीएम नहीं हुई तो लास्ट ड्यू डेट निकाल लो जब एजीएम होनी चाहिए थी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उसके 60 दिन के अंदर अंदर, और नहीं तो एजीएम से 60 दिन के अंदर अंदर। ओके, एजीएम का फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है? MGT 7। एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट है, ध्यान रखना। एजीएम कौन से फॉर्म के अंदर भरी जाती है? द आंसर इज MGT 7 के अंदर। ठीक हो गई इतनी बात भी? आगे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है? साइनिंग। एनुअल रिटर्न पे साइन किया जाता है, किसके साइन किए जाते हैं? द आंसर इज एनुअल रिटर्न पे साइन किए जाएंगे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के प्लस कंपनी सेक्रेटरी के। किसके? डायरेक्टर प्लस CS। परंतु अगर मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी में नहीं होती, जैसे ऑडिटर की रिक्वायरमेंट तो हर कंपनी में है बट CS की रिक्वायरमेंट हर कंपनी में नहीं है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें CS की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर वहां पर डायरेक्टर के अलावा साइन कौन करेगा? कोई CS इन प्रैक्टिस, कोई CS इन प्रैक्टिस वो साइन करेगा। ठीक है ना? आगे 1% कंपनी की अगर बात करूं या मैं स्मॉल कंपनी की अगर बात करूं तो एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। और अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर डायरेक्टर साइन करता है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करो, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट लग रहा है एनुअल रिटर्न की साइनिंग। एनुअल रिटर्न पे किसके साइन होने चाहिए? पहली बात डायरेक्टर के प्लस CS के। CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस। 1% कंपनी में और स्मॉल कंपनी में या तो CS साइन करेगा और CS नहीं है तो जो आपका डायरेक्टर है वो साइन करेगा। डायरेक्टर्स नहीं, डायरेक्टर, सिंगुलर, एक डायरेक्टर। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी में आते हैं। ओहो, लिस्टेड कंपनी, देखो जी, लिस्टेड कंपनीज न केवल लिस्टेड कंपनी बल्कि उन कंपनियों की भी जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे जो एनुअल रिटर्न होगा वो सर्टिफाइड किया जाएगा। सर्टिफाइड किसके द्वारा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा।
एंड सर्टिफिकेट शैल बी कैसा होगा, MGT 8 के अंदर होगा। तो यानी कि दिस इज इन एडिशन टू MGT 7, यस दिस इज इन एडिशन टू MGT 7। MGT 7 तो होगा ही होगा, प्लस साथ में MGT 8 भी जाएगा। एंड MGT 8 में क्या होगा, सर्टिफिकेट आएगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा। एंड सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि भैया कंपनी ने सभी के सभी कानूनों का, जो भी कंपनी के ऊपर कानून लग रहे हैं, कंपनी ने उन सभी के सभी कानूनों का बिल्कुल ढंग से, इज्जत से पालन किया है। इट मस्ट स्टेट दैट द एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज द फैक्ट करेक्टली एंड एडिक्वेटली दैट कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। कंपनी के ऊपर जितने भी कानून लग रहे हैं, कंपनी ने उन्हें सभी का कानूनों का बड़ी इज्जत से पालन किया है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे। अब शायद पॉसिबिलिटी ये बन जाए कि आपसे वो भी पूछ सकता है, अगर उसका दिल की एनुअल रिटर्न पे ही अटैक करने का, तो आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि एनुअल रिटर्न के कंटेंट बताइए, यानी कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या आता है ये बताइए। एनुअल रिटर्न में क्या क्या आता है इसके बारे में बताइए। देखिए जी, एनुअल रिटर्न में क्या क्या आता है। एनुअल रिटर्न में आएगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसकी डिटेल, कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस, कोई भी 5 या 6 आइटम्स अपने दिमाग में रखना, कोई भी 5 या 6 आइटम्स। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल, कंपनी की सभी होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी की डिटेल, कंपनी की लायबिलिटीज की डिटेल, कंपनी के कैपिटल की डिटेल, डिबेंचर्स की डिटेल और अदर सिक्योरिटी एंड शेयर होल्डर पैटर्न्स की डिटेल, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के KMP और उनके अंदर कोई चेंज हुआ है पिछले साल से तो उनकी डिटेल, कंपनी के मेंबर्स की कितनी मीटिंग हुई, किस किस डेट को हुई, कंपनी के बोर्ड की कितनी मीटिंग्स हुई और कंपनी के वेरियस कमिटीज की कितनी मीटिंग हुई, कंपनी के ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगी है तो उसके बारे में भी बताइए, कंपनी के शेयर्स अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं तो उनके बारे में भी बताइए, जिससे पढ़कर पब्लिक को कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या, किस चीज का? यार दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा, ठीक है ना। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में भी बताइए। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, मतलब कंपनी ने सभी के सभी कानूनों का पूर्ण रूप से पालन किया है, इसके बारे में भी बताइए कि कौन कौन से कानून कंपनी के ऊपर लग रहे थे और कंपनी ने उन कानूनों का पालन किया है कि नहीं किया। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुरुआत में कितने थे, कितने बने, आज की डेट में क्लोजिंग स्टॉक मेंबर का कितना है, सिमिलरली डिवेंचर होल्डर का भी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, रेम्युनरेशन और डायरेक्टर्स और KMP जो कंपनी पे कर रही है, एनी फाइव, बस एनी 5 ध्यान रख लेना, एनी 5 रख लोगे। कंपनी की कैपिटल की डिटेल, कंपनी की इंडेप्टनेस की डिटेल, कंपनी के डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन की डिटेल, KMP को रेम्युनरेशन की डिटेल, कंपनी के कितने शेयर होल्डर शुरुआत में थे, कितने एंड में, डिबेंचर होल्डर कितने शुरुआत में थे, कितने एंड में थे, 4-5 तो वैसे याद हो जाएंगे। तो ये था सेक्शन 92। 93 अब ओमिट है, हटा दो। 94 पे आ जाओ। 94 लो जी, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्स रिटर्न्स एक्सेट्रा। ओके, लॉ क्या कहता है? कहता है वो सारे के सारे रजिस्टर जिनकी चर्चा सेक्शन 88 में हुई है या फिर एनुअल रिटर्न जिसकी चर्चा सेक्शन 92 में हुई है, वो सब कहां पे रखे जाएंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाएंगे। ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी किसी जगह पे प्लेस किया जा सके? हाँ, लॉ कहता है अगर SR पास हो जाए तो कंपनी इन्हें किसी भी और जगह पूरे हिंदुस्तान में रख सकती है जहां पर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स स्टे करते हैं। अब यहां पर लॉ मेकर ने लॉ बनाते हुए थोड़ा सा गलती कर दी। वो क्या? सेक्शन 88 में अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्शन 88 में लिखा है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो उन्हें विद इन द सिटी, टाउन और विलेज कहीं भी रखा जा सकता है या फिर किसी भी और जगह रखा जा सकता है जहां कम से कम 10% ऑफ द कंपनीज मेंबर्स रहते हैं। बट यहां पर कहता है सेक्शन 94 में कि चाहे 88 के रजिस्टर हो या 92 की एनुअल रिटर्न हो, दोनों रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेंगी और अगर SR पास हो जाए तो इंडिया में कहीं भी रखा जा सकता है इन्हें जहां पर कम से कम 10%
मेंबर्स रहते हो। व्हाट अबाउट द विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज, तो ये पॉइंट तो भूल ही गए, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब हम क्या करें? देखो जी, वैसे तो 94 प्रिवेल करेगा, क्योंकि 94 ने स्पेसिफिकली 92 की 88 की बात की है। बट फिर भी अगर आपको सवाल आ जाए तो एक बात का ध्यान रख लेना, बस छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, वो क्या? अगर तो पेपर में केवल रजिस्टर ऑफ मेंबर के बारे में पूछे तो 88 लगा देना, और अगर साथ में रजिस्टर ऑफ मेंबर के एनुअल रिटर्न के बारे में भी पूछे तो 92 लगा देना, 94 लगा देना। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रहेगी। 88 के अंदर अगर एसआर पास हो जाए तो कहीं पे भी विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज, या फिर किसी भी एक जगह, उस जगह पर जहां पर कम से कम 10% या 1/10 ऑफ द मेंबर रहते हैं, और 94 में लिखा है एसआर पास करके किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं। तो इतना बस जुगाड़ संभाल लोगे ना, चले। फिर उसके बाद हाँ जी, कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड एनुअल रिटर्न। अब एक बात का और ध्यान रख लेना, हालांकि मैंने आप सबकी कॉपीज में इसके लिए एक चार्ट बनवाया होगा, तो उस चार्ट को सामने लेके बैठो और चार्ट को ही मेरे साथ रिपीट करो। अगर मैं बात करता हूं रजिस्टर ऑफ मेंबर की, तो ध्यान रखना रजिस्टर ऑफ मेंबर हमेशा परमानेंटली मेंटेन्ड किए जाते हैं। किसकी कस्टडी में? या तो सीएस की कस्टडी में, या फिर एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। उस चार्ट पे गौर करो, चार्ट पे गौर करो। हाँ जी 17 से अनुराग 17 से, तो दोबारा बोलता हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर कैसे मेंटेन किए जाएंगे? परमानेंटली मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर। किसकी कस्टडी में? सीएस की, या फिर किसी भी ऐसे अदर पर्सन की जिसे ऑथराइज किया है किसने? डायरेक्टर ने। ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर कब तक प्रिजर्व किए जाएंगे? 8 साल। कहां से 8 साल? जब इनका रिडम्पशन होगा, यानी कि डिबेंचर होल्डर या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर का जब भी रिडम्पशन होगा, तब इनके रिडम्पशन से 8 साल तक मेंटेन किया जाएगा। किसकी कस्टडी? सीएस की कस्टडी, या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी कस्टडी में। ओके। एनुअल रिटर्न्स कब तक मेंटेन की जाएगी? जिस साल की एनुअल रिटर्न है उसके 8 साल तक। कब तक? 8 साल तक। अब यहां कस्टडी के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली सारी कस्टडी सीएस और उनके पास है, पर्सन ऑथराइज के पास, तो ये भी उन्हीं के पास ही रहेगी। अगली बात, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। जैसे ही फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर आया, अगेन क्या रहेगा? प्रिजर्व कैसे किए जाएंगे? परमानेंटली। दोबारा बोलो, कैसे प्रिजर्व किए जाएंगे? परमानेंटली। अच्छा, जैसे ही रजिस्टर ऑफ मेंबर आएगा परमानेंटली, किसकी कस्टडी में? सीएस या अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ। बट जैसे ही मैं फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और फॉरेन के अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर की बात करूंगा, वो कितने टाइम तक मेंटेन होंगे? 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। और किसकी कस्टडी? सीएस और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ। रिकॉल करें, फटाफट जवाब देना। रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंट या 8 साल? परमानेंट। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंट या 8 साल? परमानेंट। डिबेंचर विदेशों में इशू किए, फॉरेन डिबेंचर्स 8 साल। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन मेंटेन रखे जाएंगे रिकॉर्ड्स। इंडियन डिबेंचर 8 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन मेंटेन किए जाएंगे। हर एक में किसकी कस्टडी? सीएस और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस बिहाफ। दैट्स इट। बताइए जी, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चले, ये इंस्पेक्शन के लिए कहता है कि क्या इंस्पेक्शन भी कराया जा सकता है मेंबर्स को? हाँ, इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। ये जितने भी रजिस्टर रिटर्न हमने बात की, मेंबर्स भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अदर सिक्योरिटी होल्डर भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिजनेस आवर्स में विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी। और अगर इनके अलावा, फॉर एग्जांपल मैं हूं मेंबर, मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर बिना फीस के इंस्पेक्ट कर सकता हूं। मैं हूं डिबेंचर होल्डर, मैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बिना फीस के इंस्पेक्ट कर सकता हूं। मैं एक डायरेक्टर हूं, ना मैं मेंबर हूं, ना मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैं एक डायरेक्टर हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा?
तो अगर मान लीजिए ना आप मेंबर हैं, ना आप डिबेंचर होल्डर हैं, ना आप अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं, और आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको फीस लगेगी। हैं जी, डिबेंचर होल्डर को भी, डायरेक्टर को भी फीस देनी पड़ेगी? हां, अगर डायरेक्टर मेंबर नहीं है, डिबेंचर होल्डर नहीं है, तो उसको भी फीस देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, फीस देनी पड़ेगी। ओके ओके, आगे। अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई इंस्पेक्शन या कॉपी देने से मना कर दिया, तो फिर कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भी ये मना किया है, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, छोड़ देना पेनल्टी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द ऑर्डर डायरेक्ट कर सकती है इमीडिएट इंस्पेक्शन दिलवाई जाए, या फिर कह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि एक्सट्रैक्ट दिलवाए जाए, मतलब जो भी पोर्शन बंदे को चाहिए वो 2-3 पेज उसे दिलवाए जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह सकती है। ओके ओके ओके, अच्छा, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि जितने भी आपके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं, आप सारी की सारी गो थ्रू करोगे। मैं परसों वेडनेसडे को एक प्रॉब्लम सेशन रखूंगा, जहां पे मैं केवल और केवल इसकी प्रॉब्लम्स टैकल करूंगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मैं टैकल करूंगा। बट कसम खा लो कि परसों तक सारी प्रॉब्लम्स एक साथ करके देखोगे, एक बार करके देखोगे। परसों केवल क्वेरी सेशन होगा, जिसमें मैं क्वेरीज हैंडल करूंगा कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वक्त अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है शेयर्स। आइएगा शेयर्स पे आते हैं। शेयर्स, लेट अस स्टार्ट। देखो जी, दो चीजें होती हैं, एक होता है शेयर्स और एक होता है स्टॉक। दोनों में फर्क है? हाँ, फर्क है। अगर मैं कहता हूं कि ए लिमिटेड ने 1 लाख इशू किए एट द रेट ऑफ 10 लाख, तो इसका मतलब ये क्या इशू हुआ है? ए लिमिटेड ने 1 लाख इशू किए एट द रेट ऑफ 10 इजिकल टू ₹10 लाख, तो क्या इशू हुआ है? दिस इज कॉल्ड शेयर्स इशू हुए हैं। क्या इशू हुए हैं? शेयर्स इशू हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं? चले, शुड वी डू अ राइटिंग प्रैक्टिस? अभी नमन जरूरत नहीं है, अभी मैं ही शुरू करने वाला हूं। 18 तारीख से शायद शुरू हो जाएगा, और 18 तारीख से स्टेट वाइज आऊंगा, और मैं बस पब्लिक अनाउंसमेंट अभी कर दूंगा कि मैं हर स्टेट के लिए अलग आ रहा हूं, हर स्टेट के लिए अलग। एक दिन महाराष्ट्र का नंबर लेगा तो प्लीज महाराष्ट्र वालों को आने देना, बीच में आप इंटरवेन मत करना। जिस स्टेट का नंबर लगेगा उसी स्टेट पे आने देना, ताकि मैं चाहता हूं कि बच्चे बढ़ जाएं इस तरीके से, और ज्यादा प्रेशर ना डले ना मेरे ऊपर भी। एक ही साथ पता लगा 1000 कॉपियां चेक करनी है, तो मैं ही किसी पागल खाने में पाया जाऊंगा फिर तो, ठीक है ना। तो ऐसे ही जम्मू हिमाचल ऐसे एक साथ रख दूंगा, तो प्लीज तो उसका रिस्पेक्ट करना, जो भी मैं आपको डेट दूंगा, ठीक है। आगे ये क्या हुआ है? राइटिंग प्रैक्टिस, वो राइटिंग प्रैक्टिस होगी, केवल राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आ रहा हूं। हाँ जी। इस टाइम ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, ध्यान रखना, शेयर्स। परंतु अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि रुको रुको रुको, हैंग ऑन, इसमें से 1 लाख काट दो, इसमें से 10 काट दो, और आज के बाद केवल 10 लाख बोलो कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। मत बताना कि 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 लाख, केवल इतना ही बताना कि कंपनी की कैपिटल केवल 10 लाख रुपए है। जब इस तरीके से शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू नहीं, शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, केवल अमाउंट में डील किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो इसमें आप किस में कन्वर्ट हो चुके हो? स्टॉक में कन्वर्ट हो चुके हो। तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स किस में हो चुका है? इस टाइम स्टॉक में कन्वर्जन हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो स्टॉक में कन्वर्ट होंगे शेयर्स, वो कैसे होने चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों बेटा? फुली पेड अप नहीं होंगे ना, तो अगर मैं कहूं कि 10 लाख रुपए की कैपिटल है, और मैं आपसे सवाल पूछूं, बताइए 10 लाख रुपए की कैपिटल है, बताइए कितनों ने कितनी कॉल पे करनी है? क्या आप बता पाओगे? नहीं, क्योंकि अब तो केवल एक ही फिगर पता है, 10 लाख रुपए, बस। कितने शेयर्स ने कितनी कॉल पे करनी है पता ही नहीं। तो इसलिए जब भी फुली पेड अप शेयर हो जाएं, तो उसके बाद ही कॉल में कन्वर्ट होने चाहिए। दूसरी बात, क्या सीधा स्टॉक इश्यू हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि स्टॉक जब सीधा इश्यू करोगे, तो मान लीजिए ये आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल का क्लॉज है, ये आपका कैपिटल क्लॉज है। तो इसमें आपने वादा किया कि मैं 1 लाख शेयर इश्यू करूंगा आरओसी को,
₹10 के हिसाब से और 10 लाख रुपए। अब आपने इशू कर दिए 9 लाख रुपए की स्टॉक। तो भाई साहब 9 लाख रुपए के स्टॉक इशू कर दिए, तो मुझे क्या पता इक्वेशन क्या है? मुझे तो इक्वेशन का ही नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 9 लाख शेयर इशू कर दिए हो @1। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 9,000 शेयर इशू कर दिए हो @100। आप तो कुछ भी कर सकते हो। आपने वादा किया ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में कि मैं 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं करूंगा, तो ये वादा पूरा किया कि नहीं? तो ये वादा तो तभी पता लगेगा पूरा हुआ कि नहीं जब मुझे बताओगे कि कितने शेयर इशू हुए। आपने कहा था हर एक शेयर की कीमत ₹10 होगी, मुझे बताओ तो सही कि कितनी कीमत के आपने शेयर इशू किए हैं, 1 के, 10 के, 100 के। तो यानी कि बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंपनी हर हालत में तुम्हें इशू तो शेयर्स ही करने पड़ेंगे, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपने जो वादे किए थे ऑथराइज कैपिटल में वो पूरे किए कि नहीं। एक बार मुझे पता लग जाए कि आपने वो वादे पूरे किए हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू हटा दो और उन्हें अमाउंट में डील करने दो। यानी कि शेयर्स ओरिजिनली इशू हो सकते हैं, स्टॉक कभी भी ओरिजिनली इशू नहीं हो सकता। दूसरी बात, शेयर्स फ्रैक्शन में डील नहीं हो सकते। मैं किसी को ये नहीं कह सकता भाई 3.5 शेयर दियो। अबे पागल है क्या? 3.5 शेयर दियो क्या होता है? या तो 1 शेयर दे, 2 दे, 3 दे या 4 दे। 3.5 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। परंतु क्या स्टॉक फ्रैक्शंस में इशू हो सकता है? हाँ, स्टॉक फ्रैक्शंस में इशू हो सकता है। जैसे 10 लाख रुपए में से या 900 रुपए के शेयर बेच दूं मैं, 10 लाख रुपए में से 711 रुपए के शेयर बेच दूं मैं, पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शंस में डील हो सकता है। ठीक हो गई इतनी बात? तो पढ़ना शुरू करिएगा। ये शेयर्स फुली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी, मगर स्टॉक हमेशा फुली पेड अप शेयर्स के कारण ही बनेगा। शेयर्स कभी भी फ्रैक्शंस में डील नहीं हो सकते, परंतु स्टॉक फ्रैक्शंस में डील कर सकते हो। ओरिजिनली इशू केवल शेयर्स होंगे, स्टॉक कभी भी ओरिजिनली इशू नहीं हो सकते। शेयर्स इशू करने के लिए आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, परंतु स्टॉक इशू करने के लिए आपको ओआर चाहिए। कौन सा कहता है सेक्शन नंबर 61। शेयर्स इशू करने के लिए आपको कोई ऑथराइजेशन एज पर आर्टिकल नहीं चाहिए, पर स्टॉक इशू करने के लिए आपको ऑथराइजेशन एज पर आर्टिकल चाहिए। कौन कहता है? सेक्शन 61 कहता है। अगर किसी कंपनी के 10,000 शेयर हैं तो हर एक शेयर को एक रोल नंबर मिलता है, जिस रोल नंबर को हम डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं। यानी हर एक शेयर की एक पहचान होती है, तो उसे डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं। गेटिंग इट? शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर हो सकता है क्योंकि हर एक शेयर का अलग रोल नंबर होता है, तो उनके डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो ना, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कहा जी भाई ऐसा हुआ, ए लिमिटेड ने टोटल शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख। राम को मिले 15,000 शेयर, जय को मिले 2,000 शेयर, कपिल को मिले 8,000 शेयर। तो अब पता क्या होगा? राम को बताना पड़ेगा आपको कि कौन से नंबर के शेयर मिले। आप बताओगे 1 से 15,000 का रोल नंबर राम के पास है, 15,000 1 से लेकर 17,000 का रोल नंबर जय के पास है, 17,000 1 से लेकर 25,000 का रोल नंबर कपिल के पास है। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। ये शेयर्स में तो होते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर, मगर क्योंकि स्टॉक में तो नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं होते, तो इसलिए स्टॉक में डिस्टिंक्टिव नंबर भी नहीं होते। तो पढ़िएगा, शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, बट स्टॉक का डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। स्टॉक में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। ठीक हो गई इतनी बात? एक तो तुम हाँ नहीं बोलते ना, यहां लगती है, बार बार लगती है यहां पर, क्योंकि हाँ नहीं बोलते। प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस मिलती है। ओहो, किस चीज में प्रेफरेंस? प्रेफरेंस मिलती है ओवर द अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, दे एंजॉय सम प्रायोरिटी राइट ओवर द इक्विटी शेयर्स। ऐसे शेयर जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है किसके ऊपर? इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। भाई ऑडिट की रिवीजन 17 से है, 17 से है, बस करो अब, बस करो, बस खुदा का वास्ता है तुम्हें, बस करो, बार बार मत पूछो। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर इशू करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है? पहली बात, प्रेफरेंस शेयर कंपनी तभी इशू कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बात की इजाजत दे। दूसरी बात,
दूसरी बात, इशू ऑफ शेयर्स हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या मैं कह सकता हूं जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वोटिंग राइट प्रभावित होगी, गिर जाएगी? हाँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग की वोटिंग राइट गिरेगी ना। यस, तो इसलिए क्योंकि उनकी वोटिंग राइट गिर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलते हैं। तो इसलिए उन सिचुएशन की कल्पना करके मैं कह सकता हूं कि जब जब प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वोटिंग राइट गिरेगी। इसलिए प्रेफरेंस शेयर इशू करने से पहले कंपनी एसआर पास करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तीसरा, जिस टाइम कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू किए हों उस टाइम तुम्हारा कोई भी प्रेफरेंस शेयर में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना तो उनकी रिडम्पशन में, ना ही उनकी पेमेंट में, डिविडेंड में। पता लगा घर वालों को पे नहीं कर रहे, बाहर वालों को लेके आ रहे हो, वाह 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 वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं कि ना कोई हाँ देता है, प्रेफरेंशियल राइट अवेलेबल टू द प्रेफरेंस शेयर। भाई कौन कौन से राइट मिलते हैं इन्हें? प्रेफरेंशियल नाम तो पुकार दिया प्रेफरेंस शेयर, बट इन्हें कौन कौन से राइट मिलते हैं? देखो जी ऐसा है, इन्हें मिलते हैं दो राइट। पहली बात, इन्हें प्रेफरेंस में मिलता है डिविडेंड। जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक इन्हें प्रेफरेंस में डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी मर जाएगी तब इन्हें प्रेफरेंस में इनकी कैपिटल मिलेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज। मेरी कंपनी पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं एक पब्लिक इशू ला रहा था। अब जैसे ही मैंने कहा पता नहीं, मुझे डर है कि पता नहीं मैं इशू लाऊंगा तो क्या पब्लिक खरीदेगी या नहीं। 10 लाख शेयर्स ला रहा था मैं। अब जैसे ही आप लोगों को पता लगा, भाई साहब आप तो पीछे पड़ गए मेरे। गीतांजलि गए, सर 5 लाख शेयर तो मैं बिकवाऊंगी, मुझे नहीं पता, मेरे अलावा किसी को नहीं देने आपने 5 लाख शेयर। आरती गए, सर 3 लाख शेयर तो मेरे, मैं बिकवाऊंगी। अच्छा, मयंक कहे 2 लाख मैं बिकवाऊंगा, बंजारा कहे मैं भी बिकवाऊंगा। कई तो लाइन में लगे हुए थे क्योंकि पोपली के शेयर आ रहे हैं, छोटी मोटी बात थोड़ा ना, पोपली के आ रहे हैं। मैंने गीतांजलि से पूछा, मैंने कहा हे गीतांजलि एक बात सुनो, 5 लाख शेयर लेने का तुमने वादा तो कर दिया, पर अगर तुम ना बिकवा पाए तो उसने कहा सर कमाल कर दिया आपने, ना बिकवा पाई तो मैं लूंगी ये शेयर, मैं लूंगी। अब मैंने कहा है गीतांजलि को चौधरी बनने को, नहीं वो कह रही है मैं बनूंगी, तो अब क्या कर सकते हैं। मान लो 5 लाख शेयर इसने मेरी कंपनी के लिए और बिकवा पाई केवल 2 लाख, तो क्या मैं कह सकता हूं 3 लाख शेयर अब गीतांजलि को लेने पड़ेंगे? अरे बोलो ना हाँ, 3 लाख शेयर गीतांजलि को लेने पड़ेंगे। इसे कहते हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अंडर राइटिंग। यानी कि आप ना बिकवा पाए तो आप ही को लेना पड़ेगा, आप ही को लेना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कंपनी और दूसरी पार्टी जिसे अंडर राइटर कहते हैं उनके बीच में होता है, जिसमें कंपनी कहती है कि अगर आप हमारा वो पोर्शन जो नहीं बिकवा पाया वो आप खुद लोगे, और उनको इस सर्विसेज के बदले में, क्या मैं कह सकता हूं गीतांजलि को इन सर्विसेज के बदले में कमीशन मिलेगी? हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं इसे। लॉ ने अंडर राइटिंग कमीशन के लिए कानून थोड़ा सख्त बनाया है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां 100 रुपए लाएं और 10 रुपए दे दें, मतलब मेंबर्स का 10% वैसे ही पैसा खत्म कर दिया क्योंकि 10% कमीशन दे दी उठा के। ना मुन्ना ना, इसलिए कमीशन का रेट लॉ मेकर ने फिक्स कर दिया। कितना? शेयर्स के केस में 5% या फिर आर्टिकल विच एवर इज लोअर, और डिबेंचर के केस में 2.5% या फिर आर्टिकल विच एवर इज लोअर। आपके शेयर के डिमांड ज्यादा है, बिक जाएगा। अच्छा, ज्यादा है, बिक जाएगा। ओके, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हे प्रभु पोपली पे अपनी मेहर बनाए रखना, ठीक है ना। फिर एक होता है ब्रोकरेज। अब ये जितने बंजारा, जितने और थे, और कौन कौन बच गया, प्रणय, सुधीर, ये जितने बच गए, इन सब, ये सब मुझे कहें हमें नहीं दिया आपने, हमें नहीं दिए। मैंने उन्हें कहा यार देखो अंडर राइट तो एक सर्टेन लेवल के ही हो सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। बट गीतांजलि ने उन्हें कहा अरे नालायकों, तुम जिंदगी में कुछ काम तो आओगे ही आओगे। ये पोपली इंडस्ट्रीज थी, पोपली इंडस्ट्रीज ने गीतांजलि को शेयर दिए 10 लाख में से 5 लाख।
अब गीतांजलि ने इन सबको कॉल किया, क्यों प्रणय शेयर बिकवाएगा, क्यों अनूप शेयर बिकवाएगा, सबने कहा सुधीर शेयर बिकवाएगा, इन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, ओहो अनूप, सब गीतांजलि के अंडर काम कर रहे हैं आप, और बोलो प्रणय, और बोलो बंजारा। गीतांजलि ने इन सबको क्या बना दिया, ब्रोकर बना दिया है, ब्रोकर। ये सारे ब्रोकर बन गए हैं, हिंदी में मत बोलना, केवल इंग्लिश में रहना, समझ गए ना, ब्रोकर बन गए हैं। मतलब अनूप को कहा, गीतांजलि ने टारगेट दिए, चल जा शेयर बेच के आ। अगर अनूप ना बिकवा पाया तो क्या अनूप को लेने पड़ेंगे? नहीं, अनूप कोशिश कर सकता है बस, गीतांजलि कमीशन देगी उसको, मैं नहीं दे रहा कमीशन, गीतांजलि देगी कमीशन, गीतांजलि, क्योंकि गीतांजलि अंडरराइटर है। और ये सब कौन है? ये हैं बी फॉर ब्रोकर। समझ आ गई बात? चलिए, ये ब्रोकर किसको रिपोर्ट करते हैं? अंडरराइटर को। अंडरराइटर किससे शेयर उठाता है? कंपनी से। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रोकर को क्या मिलता है? कमीशन। बट अगर ब्रोकर ना बिकवा पाया तो वो ढक्कन है, फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरी टेंशन तो खत्म, क्योंकि मुझे पता है मेरे शेयर तो गीतांजलि लेगी बस, और क्या। ओके ओके, अच्छा, ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या फर्क है, समझ आया? अंडरराइटर की कमीशन लॉ में फिक्स है, ब्रोकर की नहीं, क्योंकि कंपनी ने थोड़ा ना देनी है, वो देनी तो अंडरराइटर ने है। ओके ओके, आगे, अगर ब्रोकर नहीं बिकवा पाया तो क्या उसे वो शेयर लेने पड़ेंगे? ना 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 ना, नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे, हाँ अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, काइंड ऑफ शेयर्स पे आते हैं। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखो जी, शेयर्स एक तो होता है इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर, जिसपे एक शेयर पे एक वोट मिलता है, एक शेयर पे एक वोट मिलता है। अरे बोलो ना, हाँ, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, तो इसे कहते हैं इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग पावर। फिर होते हैं ऐसे शेयर जिन पे डिफरेंशियल राइट मिलते हैं, मतलब एक शेयर पे एक से अलग राइट, एक शेयर पे 2 वोट यस, एक शेयर पे 5 वोट यस, एक शेयर पे 10 वोट यस, 10 शेयर पे 1 वोट यस, 50 शेयर पे 1 वोट यस, 1000 शेयर पे 1 वोट यस। वो तेरी तो यानी कि जिनमें नॉर्मल से कुछ अलग होता है। अब सवाल उठा, कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले कितने शेयर इशू कर सकती है? लॉ कहता है कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का 74%, टोटल वोटिंग पावर का 74%, सब कुछ मिला मिलू के, मतलब नए वाले भी मिला मिलू के। ये सवाल आपकी कॉपीज में कर रखा है, बेकार होगा इतना एनालिसिस अगर ये सवाल दोबारा ना किया तो आज ही दोबारा देख लेना एक बार ये सवाल, बिल्कुल यही सवाल एक बार दोबारा देख लेना। हाँ जी, 74% कैसे निकाला जाता है, 74% कैसे निकाला जाता है? क्लियर हो गई इतनी बात कि ना कोई हाँ देता है ना कोई ना देता है। आगे, कंपनी तुम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू कर सकती हो? हाँ कर सकती हो, कमाल हो गई बात। बट कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज का? डिपॉजिट्स का, डिविडेंड का, डिबेंचर का, यानी कि 3D प्लस PS। 3D प्लस PS में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स का, 3D का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, 3D और PS करो, कहीं प्लस का गलत इंटरप्रिटेशन ना ले लो। 3D का मतलब पता लग गया ना? आगे अब फिर कहता है कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसका? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये डिविडेंड किस पे था? इक्विटी शेयर्स पर। घुमा सकता है आराम से, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर लिखा, हम पता ही नहीं, लगा ही नहीं पा रहे, हम ऊपर जाए नीचे, ऊपर जाए नीचे जाए। नीचे वाले थोड़े और ज्यादा गंभीर हैं, ध्यान रखना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन कहां से? PFI से, या फिर स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैंक से, या फिर उन पे इंटरेस्ट पेबल, कोई स्टेचुटरी पेमेंट जो कि एम्प्लॉइज को करनी है, या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा भेजना है। अगर ये थर्ड पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट हुआ तो फिर कंपनी 5 साल तक क्या हो जाएगा? 5 साल तक, वो गाना है ना, गाना क्या कहते हैं? लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो ये 5 साल का बैन लग जाएगा। कहां से? फाइनेंशियल ईयर के अंत से। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जिसमें ये डिफॉल्ट सही हुआ था।
साहिल गौर करोगे तो अपलोडेड है बेटा, टेलीग्राम पेज पे जाके गौर करना, वहीं पे अपलोडेड है, देखना। और पहली क्लास देखोगे उसके अंदर भी अपलोडेड है। ये कौन सा सॉन्ग है आरती? जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं ना, लाइक तानसेन, लाइक अरिजीत, लाइक पोपली, इन लोगों को पढ़े लिखे सिंगर गानों की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो जब चाहे यूं ही गाने बन जाते हैं, ऐसे यूं करके गाने बन जाते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़े। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट में फर्क क्या है? सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हुआ, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, परंतु थर्ड पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट सही होने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर एंड से लेकर अगले 5 साल तक आपके ऊपर दाग लग जाएगा। ओके ओके। क्लास ईयरफोन नहीं चल रहे मेरे। अरे नमन बताओ, कमाल हो गया, तुम्हें तो फिर पूरे बेनिफिट ही नहीं मिले पोपली क्लास के। बताओ संगीत की विद्या कैसे दूंगा मैं तुम्हें। नो डिफॉल्ट इन द कंप्लायंस ऑफ, हाँ जी, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द कंप्लायंस ऑफ। किस किस के कंप्लायंस में? सेबी, फेमा, सिकरा, आरबीआई। ओके दोबारा बोलो, सेबी, फेमा, सिकरा। ये सिकरा क्या है भाई? ये सिकरा क्या? और पेपर में ना कहीं सिकरा ही मत ऐसे लिखा ना, सिकरा, पता लगा सिकरा की स्पेलिंग भी अपने आप बन रही है, सिक्का, सिकरा। अरे नहीं रे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पूरा लिखना। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए पोपली इंडस्ट्री गई स्टॉक एक्सचेंज के पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास, मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा सर धन्यवाद आप आए। मैंने कहा लिस्ट होने आया हूं। कहने लगे बताओ। अहो भाग्य आपके चरण पधारे। सर सीधा हाथ, सीधा पांव पहले रखना। मैंने पहले पांव रखकर मैंने कहा ले भाई आ गया मैं। अब क्या करना पड़ेगा? कहने लगे सर ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मैं कहा किस चीज का? कहने लगे लिस्ट कराने आए हो ना, तो लिस्ट कराने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा हमारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ। मैंने एग्रीमेंट पे साइन मारे। अब ये एग्रीमेंट जो बना है ये कहां पर है? ये एग्रीमेंट बनता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक। तो कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्ट उन्हें गवर्न करता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी। उसके बाद कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस एनुअल रिटर्न के अंदर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 3 कलश पे लात मारो। अरे मारा तो है, तभी तो सीधा कदम आगे बढ़ाया था। हाँ जी, पिछले 3 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंपनी, अगर आप इस तरीके के डिफरेंशियल शेयर इशू करना चाहते हैं, अगर कंपनी डिफरेंशियल शेयर इशू करना चाहते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा, तभी आप ऐसे इशू कर सकते हैं। दूसरी बात, ये वाले शेयर इशू करने के लिए कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहां पे पास होगा? जनरल मीटिंग में पास होगा। ओके अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, क्या यह पॉसिबल है कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज कुछ इस तरीके से कहता है कि एक है नॉर्मल शेयर्स 10 लाख एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 1 करोड़, एक है डिफरेंशियल शेयर्स 5 लाख एट द रेट ऑफ 10 0.50 करोड़। क्या यह पॉसिबल है कि 40,000 यहां से शेयर निकलें और यहां पर प्लस 40,000 हो जाए? जी क्या कहते हो, क्या यह पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा, और कैपिटल क्लॉज के ऑल्टरेशन सेक्शन 61 में दी गए 5 केसेस में ही होता है। उन 5 केसेस के अलावा सेक्शन 61 में जो दिए गए हैं उनके अलावा और किसी भी केस में कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन नहीं होता। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्मल से डिफरेंशियल या डिफरेंशियल से नॉर्मल में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होंगे, दोबारा बोलता हूं, ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स होंगे, क्या इन पे बोनस और डिविडेंड भी अलग मिल सकता है? द आंसर इज हाँ, इन पे बोनस और डिविडेंड भी अलग मिल सकता है। ओके, अब आते हैं हम शेयर सर्टिफिकेट पे। शेयर सर्टिफिकेट, हाँ जी, क्या आज के डेट में भी शेयर सर्टिफिकेट चलता है? हाँ।
जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें तो शेयर सर्टिफिकेट ही होते हैं, क्योंकि वहां तो डीमैट नहीं होते। आज से 1 साल पहले अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं कहता कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं डीमैट केवल उनमें होता है, बाकी सब में शेयर सर्टिफिकेट होते हैं। परंतु 1 साल के अंदर इतना चेंज आया कि आज मैं कह रहा हूं कि केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में शेयर सर्टिफिकेट होते हैं। परंतु हमारे देश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की संख्या नियर अबाउट 15 लाख है, आउट ऑफ टोटल 18 या 19 लाख कंपनियों में से। तो 15 लाख तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आई हैं। बात समझ आई? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आज भी शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि हमारी 70-80% कंपनियों में आज भी शेयर सर्टिफिकेट ही होते हैं। ओके, शेयर सर्टिफिकेट जो है कंपनियां इशू करती हैं कॉमन सील लगाकर, इफ एनी, यानी कि कॉमन सील लगाना कंपल्शन नहीं है। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो जरूर लगानी पड़ेगी, नहीं है तो नहीं लगानी पड़ेगी। सवाल उठा शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कौन करता है? ओके साइन करेंगे 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो 2 आपके पास कॉम्बिनेशन बन गए, या तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर दो या फिर डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दो। शेयर सर्टिफिकेट जो है ना, इस बात का एक सबूत होता है कि हाँ ये शेयर्स आपके पास है। बेशक मैं इसे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कह सकता, बट एक प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है कि हाँ आपके शेयर, कंपनी के शेयर आपके पास है। ठीक है ना? चले नहीं शांत, सवाल उठा अगर आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, क्या आपको कभी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल सकता है? हाँ। किस सिनेरियो में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलता है? अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट गुम जाए, या फिर आग लग जाए, या फिर डीफेस्ड हो जाए। डीफेस्ड मतलब चाय गिर गई, म्यूटिलेट, बच्चों ने घर पे जहाज बना के उड़ा दिया एंड आपने उसे सरेंडर कर दिया। लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड में आप सरेंडर नहीं कर सकते, बट अदरवाइज म्यूटिलेट हुआ, डीफेस्ड हुआ, टॉर्न हुआ तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तब आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ओके हाँ जी, अगर कंपनी ने गड़बड़बाजी की, क्या मतलब? कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं फ्रॉड करने की इंटेंशन से। अगर कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं विद द इंटेंशन टू फ्रॉड, फॉर एग्जांपल, ऐसा कंपनी कब करती थी? देखो जी, कंपनी को पता है कि रामलाल और श्यामलाल ये दोनों पुराने शेयर होल्डर हैं, इनको शेयर तो ले रखे हैं मगर इनको कुछ अता पता नहीं है, ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, कंपनी को ना इनके बारे में थोड़ा पता है। तो कंपनी ने एक गेम खेला, उन्होंने कहा मरने तो वैसे ही वाले हैं रामलाल और श्यामलाल, उनके शेयर उठाकर उनके फर्जी साइन करके कंपनी ने अपने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिए, डायरेक्टर्स ने अपने 2 प्यारे लोगों को ट्रांसफर कर दिए। ओके तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर कंपनी आपने ऐसा किया कि लोगों के शेयर के साथ धोखा देके उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट किसी और को इशू कर दिए, तो कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, which shall not be less than 5 times the face value of the share involved in the duplicate share certificate, बट जो एक्सटेंड हो सकती है मिनिमम 5 बार से लेकर 10 टाइम्स तक, और 10 करोड़ विच एवर इज हायर। इसके अलावा कंपनी के हर एक ऑफिसर पर 447 का इल्जाम भी लगेगा, और 447 यानी कि वो फ्रॉड के लिए भी दोषी होगा, फ्रॉड का भी दोषी माना जाएगा हर एक ऑफिसर। ठीक हो गई इतनी बात भाई? बढ़ सकते हैं? चले जी, अब हम आते हैं डीमैट। चलो जी, डीमैट की बातें करते हैं। ओके, क्या आज की डेट में डीमैट लिस्टेड कंपनियों में ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं है डीमैट लिस्टेड कंपनियों में हो, बल्कि डीमैट अनलिस्टेड कंपनियों में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप पब्लिक कंपनी है तो। ओके कैसे? ये रूल बना है, रूल नंबर 9A। ये रूल किसके लिए बना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, कि आज के बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां, अगर आप नए शेयर्स इशू करोगे तो भी डीमैट में आओगे, और आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं उन्हें भी आप डीमैट में कन्वर्ट करोगे। तो दोनों चीजें बोलूं, नए शेयर्स इशू करोगे तो भी डीमैट में, और एग्जिस्टिंग शेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन्हें भी डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग को डीमैट में कन्वर्ट करो और नए के लिए डीमैट लाओ। अच्छा, तो इसलिए लिखा है
कि आज के बाद जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं उनके हर एक होल्डर को ये इंश्योर करना पड़ेगा। रूल नंबर 9A, सब रूल याद मत करना, रूल नंबर 9A याद कर लेना। रूल नंबर 9A किसका है? कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो ध्यान रखना, इसको छोड़ना मत, इसके चांसेस बहुत हैं। रूल नंबर 9A, कोई सब रूल याद मत करना प्लीज। हाँ जी, हर होल्डर जो कि सिक्योरिटीज होल्ड करता है किसकी? किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है किन्हीं शेयर्स को, तो ट्रांसफर करने से पहले उसे डीमैटेरियलाइज करवाना पड़ेगा। अगर वो सब्सक्राइब करना चाहता है किसी सिक्योरिटीज को, तो शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता है, चाहे वो बोनस के रूप में हो, चाहे वो राइट के रूप में हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको डीमैट में इन्हें कन्वर्ट कराना ही कराना है। यानी कि किसी भी तरफ से लॉ मेकर ने छोड़ा नहीं है, हर तरफ से इंश्योर किया है कि डीमैट होगा ही होगा, डीमैट होगा ही होगा। ठीक है ना। फिर रूल नंबर 9A आगे कहता है कि ये सेक्शन नहीं लगेगा। किन पे नहीं लगेगा? यानी कि किसी भी डीमैट की जरूरत नहीं है। किसमें? निधि कंपनियों में, ओके, गवर्नमेंट कंपनियों में, ओके, और होली ओन सब्सिडरी कंपनीज में। ठीक हो गई इतनी बात। सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी जरूरत है नहीं। तो यानी कि ये 4 कंपनियों को छोड़कर बाकी सब कंपनियों को डीमैट में कन्वर्ट कराना ही करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर्स। क्या मैं कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार होता है? यस, इक्विटी शेयर होल्डर को शो ऑफ हैंड पे हर एक वोट को एक अधिकार होता है, मतलब हर एक मेंबर को एक अधिकार होता है, बट पोल पे कितना अधिकार होता है? क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ वोट्स होंगे? ठीक है जी, ना कोई हां कहता है ना कोई ना कहता है। आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोट डालने का अधिकार मिलता है। देखो जी, जब जब प्रेफरेंस शेयर को आप परेशान करोगे, जब जब उनके राइट अफेक्ट होंगे, जब जब प्रेफरेंस शेयर के राइट अफेक्ट होंगे, तब तब उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। मतलब जब जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मजे लेना चाहोगे। अच्छा, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मजे किस प्रकार से ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे फीस दी, मैं फीस में आया, फीस लेके मैं पहली क्लास में आया, मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, तुमने कहा बिल्कुल ठीक, चलो जी लॉ का लेक्चर शुरू हो रहा है, पहली क्लास है, वाह वाह वाह, लॉ का लेक्चर शुरू हो गया, टीचर आ गया, चलो जी शुरू करो सर शुरू करो। मैंने कहा मैं इसलिए इन्फॉर्म करने आया हूं कि बैच कैंसिल है। तुमने कहा ये क्या हुआ, हमारे पैसे? मैंने कहा कोशिश करूंगा लौटाने की। ये क्या हुआ, तुमसे पैसे लेकर मैंने धंधा बंद कर दिया? तो यही तो हुआ कि कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। वाह 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 वाह। अच्छा, दूसरा, कंपनी क्या कर रही है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है, रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये 2 जगह हैं जहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स अफेक्ट होते हैं। ये 2 वो ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट होते हैं, और यहां इन दोनों केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा भी क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार है? द आंसर इज हां, परंतु कब? जब कंपनी उनको डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है 2 साल का। अगर मान लीजिए कंपनी ने पिछले 2 साल का डिविडेंड उन्हें पे करना है, जो कंपनी पे नहीं कर पाई है, कहां से? प्रायर टू द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग कमेंस होने से पिछले 2 साल का डिविडेंड अगर पे नहीं कर पाई है कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर एक रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अधिकार होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर एक रेजोल्यूशन पे फिर वोट डालने का अधिकार होगा। समझ आया या चलक गया? चले, प्रपोर्शन ऑफ द वोटिंग राइट। क्या मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट किस प्रपोर्शन में होगा? जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ शेयर्स हैं या जिस प्रपोर्शन में उनकी पेड अप कैपिटल है? द आंसर इज जिस भी प्रपोर्शन में उनकी पेड अप शेयर कैपिटल है। एक तो तुम हां नहीं बोल रहे ना, ये दिक्कत आ रही है मुझे, बोलो ना हां। तो जिस भी प्रपोर्शन में उनके पेड अप शेयर कैपिटल है, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर हैं,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देना इसे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4000 शेयर हैं, 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 4000 शेयर एट द रेट ऑफ 100। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं, पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में होगा वोटिंग राइट, पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में। यानी कि कितना हो गया, 6:4 का वोटिंग राइट है, 6:4 का इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। बढ़ सकते हैं आगे, चले तो लिखा है proportion of the voting right of equity shareholder to the voting right of the preference shareholder shall be in proportion to their paid up share capital। नेक्स्ट, एग्जम्पशंस टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या सेक्शन 47 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी लगता है? क्या सेक्शन 47 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे भी लगता है? लॉ कहता है सेक्शन 47 शेल नॉट अप्लाई अगर उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल कुछ और कहे तो। परंतु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये एग्जम्पशन केवल तब मिलती है जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये एग्जम्पशन केवल तब मिलती है जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। आर्टिकल कहता है कि केवल वही मेंबर वोट कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 6 महीने से शेयर हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आर्टिकल ये कहता है। बताइए आर्टिकल ने जो लिखा क्या वो वैलिड है? आर्टिकल ने जो लिखा क्या वो वैलिड है? केवल वही मेंबर वोट कर सकते हैं जिनके पास पिछले 6 महीने से शेयर हो। यस, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आर्टिकल अगर लिख दे कि केवल वही मेंबर वोट कर सकते हैं जिनकी हाइट कम से कम 6 फीट हो, अबे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या मतलब करना क्या है नालायको? जामुन के पेड़ पे चढ़ा के जामुन तोड़वाने हैं? क्या करना क्या है तुम्हें? खुदा का खौफ करो, क्या कर क्या रहे हो? तो मैं कह सकता हूं रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए, ऊट पटांग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बताओ, कल को कंडीशन लग रही है, कल को कंडीशन लग रही है कि केवल वही शेयर होल्डर ही हमारे वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनके सिर पे बाल होंगे। अब ऐसे तो मार्केट के सारे गंजे बेकार हो गए। मतलब मैं तो बचे निकला, चलो फिर भी बॉर्डर लाइन पे कंपार्टमेंट से पास हो जाऊंगा मैं तो, मगर बाकी तो गंजे तो गए। तो ये तो गलत है। बाल होने से तुम्हें क्या जलन हो रही है कंपनी? कमाल हो गई बात। चलिए, फिर आता है वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। सवाल उठा क्या शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरिएशन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कितनी कंडीशन है? पहली कंडीशन कहती है कि जब इन शेयर्स को इशू किया गया तो जो इनके टर्म्स थी ना, उसमें यह चीज अलाउ किया गया था कि इनका राइट वेरी हो सकता है। दूसरी बात, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इसे अलाउ करता है कि इनका राइट वेरी हो सकता है। तीसरा, कंपनी ने या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है या फिर 3/4 की कंसेंट कंपनी ने प्राप्त कर ली है। भाई स्पेशल रेजोल्यूशन में भी तो 3/4 होता है, हाँ होता है, परंतु स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा और 3/4 की कंसेंट कैसे होगी? मान लीजिए आप सब आपस में बैठे हुए हैं, इतने में विशाल ने सुष्मिता को एक लेटर लिखा और कहा सुष्मिता क्या विचार है, पोपली को हटाएं? सुष्मिता ने कहा हाँ। सुष्मिता ने वंश को कहा, वंश ने कहा मैं भी तैयार। अनूप कहता है मैं भी तैयार। यशस्व कहता है मैं भी तैयार। विदुषु कहती है मैं भी तैयार। गीतांजलि कहती है मैं भी तैयार। आर्यन कहता है मैं भी तैयार। क्या कोई जनरल मीटिंग हो रही है? नहीं, एक कागज पे साइन किए जा रहे हैं, पोपली बचाओ, पोपली हटाओ, दुनिया बचाओ, इस तरीके के कागज साइन किया जा रहा है। इसे कहते हैं 3/4 की कंसेंट अगर हो गई तो। ठीक है, तो यानी कि एसआर पास नहीं हुआ, एक कागजों पे कंसेंट चल रही है। हाँ जी। तो आगे कोई भी वेरिएशन ऑफ द राइट्स क्या करना चाहते हो, कोई भी वेरिएशन ऑफ राइट्स करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कहता है वेरिएशन कर तो सकते हो मगर इससे पहले कंपनी तुम्हें अप्रूवल प्राप्त करनी होगी। किससे? शेयर होल्डर के से जिनके पास 3/4 ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स हो। जिस राइट का भी, जिस क्लास का भी आप वेरिएशन कर रहे हैं ना, उस क्लास के कम से कम 3/4 शेयर अगर आपके पास हैं तो आप वेरिएशन कर सकते हो, या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वेरिएशन कर सकते हो। दोबारा बोलूं तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वेरिएशन कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? ना कोई हाँ देता है ना कोई ना देता है। आगे बढ़ें। फिर लॉ कहता है प्रोवाइडेड, अगर मान लीजिए वेरिएशन होना है बाय एनी क्लास ऑफ द शेयर होल्डर्स अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर। मान लीजिए जो आपने वेरिएशन किया है, दोबारा बोलूं कि जो आप वेरिएशन कर रहे हैं वो मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट वेरी हो रहा है
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या किया, मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूं तुम्हें, देखिएगा एग्जांपल। ए लिमिटेड ने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू किए 2016 में 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, इक्विटी नहीं, इसे प्रेफरेंस करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू की 2016 में 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। टर्म्स में लिखा था कि अगर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड हुआ तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा दुगना लगान, मतलब 2 into नॉर्मल, बट सब्जेक्ट टू द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी इस तरीके का इशू अलाउ करता है। 2017 में नॉन पेमेंट हुई है डिविडेंड की टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 2018 में कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है इन द क्लास मीटिंग। 2018 में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है इन द क्लास मीटिंग। इस रेजोल्यूशन के फेवर में आए हैं 80 लोग और इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में आए हैं 20 लोग। 80 लोग फेवर में हैं, 20 लोग अगेंस्ट हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। यस, मतलब अब स्पेशल रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या डिसाइड किया, जो टर्म में लिखा हुआ था, क्या टर्म में लिखा हुआ था कि अगर नॉन पेमेंट हुई तो दुगना डिविडेंड मिलेगा, तो उन्होंने वही कहा कि हम दुगना डिविडेंड लेंगे, 2 times का डिविडेंड लेंगे। तो क्या टर्म्स में लिखा था? यस। क्या मेमोरेंडम में भी अलाउ था? यस। क्या मेंबर्स की कंसेंट भी आ गई? द आंसर इज यस। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वेरिएशन ऑफ राइट कर सकते हो। परंतु सोच के देखो, कल्पना करके देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि आज के बाद हमें डिविडेंड दुगना मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि आज के बाद हमें डिविडेंड दुगना मिलेगा, परंतु इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ही नहीं। अबे तुम्हें जो भूख है तुम खाओ, तुम इक्विटी शेयर होल्डर की ताली पे क्यों नजर रख रहे हो? तो क्या ये गलत नहीं है? अगर मैं कहता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि आज के बाद डिविडेंड दुगना मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ही नहीं, तो क्या ये गलत नहीं है? सोच के देखना, क्या ये गलत नहीं है? हाँ या ना? क्या ये गलत है कि नहीं है? द आंसर इज बिल्कुल है। अगर ऐसा करना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तुम इक्विटी शेयर होल्डर का राइट वेरी करना चाहते हो, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम इक्विटी शेयर होल्डर का राइट वेरी करना चाहते हो, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इक्विटी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का 3/4 की कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है ना? तो पढ़िएगा, ये शब्द जिनका मुंह काला है पढ़ के देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए वेरिएशन जो हो रहा है वो किसी और क्लास को अफेक्ट करता है, तो जिस क्लास को वो अफेक्ट कर रहा है उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, 3/4 की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी वेरिएशन करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल इस चीज को अलाउ करें और टर्म्स ऑफ द इशू भी इस चीज को अलाउ करें, तभी ये वेरिएशन हो सकता है। परंतु मान लीजिए कोई मेंबर इस वेरिएशन से सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है कंपनी गलत करने जा रही है, ये क्या फालतू का काम करने जा रही है, कंपनी वेरिएशन करने जा रही है। और बेशक मान लीजिए वो रेजोल्यूशन पास होने से तो नहीं बचा पाया, वो मेंबर रेजोल्यूशन पास होने से तो नहीं बचा पाया, मगर फिर भी लॉ कहता है कि अगर उस मेंबर के पास कम से कम 10% शेयर हैं ऑफ सच क्लास, अगर उस मेंबर के पास कम से कम 10% शेयर हैं उस क्लास के, तो फिर मेंबर क्या कर सकता है? अपील सबमिट कर सकता है। किसको? ट्राइब्यूनल को। तो मेंबर ट्राइब्यूनल को अपील सबमिट कर सकता है एंड सच अपील शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट कितने दिन में? 21 दिन के अंदर ऑफ सच वेरिएशन। तो ये अपील कितने दिन में सबमिट हो सकती है? विद इन 21 डेज ऑफ सच वेरिएशन ये अपील सबमिट हो सकती है। बताइए, कोई भी दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत? आगे जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा, वो ट्राइब्यूनल के डिसीजन की कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर पनिशमेंट इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट, इसकी पेनल्टी याद कर लेना भाई, इसकी पेनल्टी याद कर लेना। पेनल्टी कितनी है? कंपनी के केस में मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 6 months, और दोनों हो सकते हैं,
फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, दोनों। एक बार पूरा सेक्शन रिकॉल कर लेना, पूरा सेक्शन रिकॉल करना। शुरू करूं? हो सके तो आंखें बंद करके मेरे साथ बोलना, मैं तुमसे पूछना शुरू कर रहा हूं। वेरिएशन ऑफ राइट कब हो सकता है? जब 3 कंडीशन पूरी हो जाए। पहला, जब टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ सच शेयर्स वेरिएशन की बात करें, अलाउ करें। दूसरा, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल भी अलाउ करे। तीसरा, जब इस वेरिएशन के लिए या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो या फिर कंसेंट ऑब्टेन हो जाए कम से कम 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ सच क्लास से, तो हो सकता है। क्या वेरिएशन करके आप किसी दूसरी क्लास के राइट को भी अफेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पहले उस क्लास की भी 3/4 की कंसेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए वेरिएशन हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है? मैं कहता हूं जी, अगर वेरिएशन हो गया, पास कर दिया आपने रेजोल्यूशन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो इस बात से कंफर्टेबल नहीं है, इस वेरिएशन से कंफर्टेबल नहीं है, और जिस क्लास का वेरिएशन हुआ है वो उस क्लास के, कंपनी के नहीं, उस क्लास के कम से कम 10% शेयर होल्ड करता है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास 21 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता है कि ट्राइब्यूनल ये गलत हुआ है, कि एक तरफ तो कंपनी की हालत खराब है, बुखार है कंपनी को, और आप कह रहे हो कंपनी को दुगना काम कर, मर जाएगी कंपनी, ऐसा मत करो। तो इसलिए अगर बुखार है तो कंपनी को पैरासीटामोल दो, कंपनी को आराम करने का मौका दो, ताकि कंपनी दोबारा वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ना कि उसके ऊपर और काम लाद दो। ये उस मेंबर का व्यू था। अगर उसके पास कम से कम 10% शेयर हैं तो वो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ट्राइब्यूनल जो भी जजमेंट देगा उसकी कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट कर सकते हो। और पेनल्टी क्या है? कंपनी के ऊपर 25 से 5 लाख की पेनल्टी है, 25,000 से 5 लाख, और ऑफिसर्स के ऊपर 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी है, और उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है 6 महीने की, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? मेरा अगला सेक्शन है कॉल ऑन शेयर्स, सेक्शन 49। कॉल ऑन शेयर्स, सेक्शन 49 क्या कहता है? कहता है कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब है डिमांड बाय द कंपनी। जब कंपनी डिमांड करती है, किससे? अपने शेयर होल्डर से। जब कंपनी डिमांड करती है, किससे डिमांड करती है? अपने शेयर होल्डर से। किस बात के लिए? टू पे द पार्ट और होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस। टू पे द होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस रिमेन्स अनपेड ऑन ईच शेयर किसी भी वक्त ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कंपनी। द आंसर इज यस। किसी भी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कंपनी। तो कॉल का मतलब है, कॉल में भी डिफाइंड एज अ डिमांड। जब कंपनी डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर से कि आप पे करो मुझे या तो पूरा या फिर पार्शियल अमाउंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द कंपनी। ओके, क्या कोई नंबर ऑफ कॉल से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम इतनी कॉल मंगाई जा सकती है? नहीं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, कॉल क्या वाइंडिंग अप के टाइम या लिक्विडेशन में भी मंगाई जा सकती है? हाँ, क्योंकि जब तक कंपनी जिंदा है तब तक कॉल मंगाई जा सकती है। इसका मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगी, बंद होने का मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, तब केवल कॉल नहीं मंगाई जा सकती, मगर डिसोल्यूशन से पहले होता है लिक्विडेशन। अच्छा, लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है? देखो जी, अगर कंपनी की लायबिलिटी साइड एसेट से ज्यादा हो गई तो इसे लिखना मत, तो इसे हम लिक्विडेशन कहते हैं। अब लिक्विडेशन स्टार्ट होते ही एक लिक्विडेटर आएगा, और लिक्विडेटर का काम क्या होगा? एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। जिस टाइम ये दोनों निल हो जाएंगे उस स्टेज को कहा जाता है डिसोल्यूशन, कंपनी बंद। यानी कि लिक्विडेशन तक कंपनी चल रही है, ध्यान रखना। तो लिक्विडेशन में भी कॉल मंगाई जा सकती है, द आंसर इज यस। परंतु एक बार डिसोल्यूशन हो गया तो सब खत्म है, अब कोई कंपनी नहीं बची तो कॉल क्या मंगाओगे? समझ गए? चलिए, जब भी कॉल मंगाई जाती है तो कैसे मंगाई जाती है कि कॉल मंगाने के लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कॉल मंगाने के लिए आपको रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड पास करना पड़ता है। कॉल हमेशा कैसे मंगाई जाएगी? यूनिफॉर्म बेसिस पे, यानी कि सबसे एक जैसी कॉल मंगाई जाएगी। द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, सबसे एक जैसी कॉल मंगाई जाएगी। परंतु हाँ,
अगर मान लीजिए क्लास अलग है तो कॉल अलग हो सकती है, हाँ। अगली बात, अगर पेडअप वैल्यू अलग है तो पेडअप वैल्यू अगर अलग है तो अलग क्लास मानी जाएगी, और अलग क्लास है तो अलग कॉल हो सकती है। दोबारा बोलता हूं, वैसे कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे होगी, परंतु पेडअप वैल्यू डिफरेंट है। अगर पेडअप वैल्यू डिफरेंट है तो अलग क्लास होगी, और अलग क्लास होगी तो कॉल भी अलग हो सकती है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक भी? क्लियर है? बढ़ सकते हैं? चलिए आगे। बोनाफाइड, मैं कहता हूं डायरेक्टर ने विवाह के पश्चात हनीमून मनाने जाना है, पैसे नहीं है, उसने एक काम करते हैं, इस रंगारंग कार्यक्रम के लिए कॉल मंगा लेते हैं। अबे ओए ओए, खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ओए ओए ओए, क्या कर रहा है? क्या इन कार्यक्रमों के लिए भी कॉल मंगाई जाएगी शेयर होल्डर से? नहीं नहीं। तो कॉल कभी भी पर्सनल यूज के लिए नहीं मंगाई जाएगी, कॉल हमेशा फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी मंगाई जाएगी, हमेशा फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी। कभी पर्सनल यूज के लिए कॉल नहीं मंगाई जाएगी। नेक्स्ट, कॉल मंगाते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पूरी तरह से पालन करना, कॉल में जो भी लिखा है उसका पालन करना। ओके ओके, चलें जी आगे। नोटिस, कॉल का नोटिस जो है ना वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें छोटी सी भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पता लगा डेट लिख दी मगर वो डेट और डे मैच नहीं कर रहे, गलत है, गलत है, ठीक है ना? डेट और डे मैच नहीं कर रहे तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं कॉल्स इन एडवांस पर। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? कॉल्स इन एडवांस का मतलब है पूरी कॉल, सारा पैसा एक साथ पे कर देना जबकि कंपनी ने अभी मंगाया ही नहीं है। वाह 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 वाह, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? क्या कर रहा है? लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। क्या एडवांस में मंगाया जा सकता है? यस, अगर आर्टिकल कहे तो अगर आर्टिकल अलाउ करे तो कंपनी क्या एडवांस में कॉल मंगा सकती है? द आंसर इज यस। अगली बात, वोटिंग राइट मिल सकता है क्या एडवांस में? अगर आपने कॉल पे कर दी तो आपको क्या वोटिंग राइट मिल सकता है? नहीं। वोटिंग राइट आपको तभी मिलेगा जब आपकी क्लास पर वोटिंग राइट ड्यू होगा। मान लीजिए क्लास ए को वोटिंग राइट मिल रहा है, क्लास बी को वोटिंग राइट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस क्लास पे अभी वोटिंग राइट जो है कंपनी अगले साल देगी, और वो फुली पेड अप भी नहीं है। एक मेंबर ने एडवांस पे कर दी कॉल, बट कंपनी का इरादा क्लास बी को अभी वोटिंग राइट देने का नहीं है अगले साल से पहले। और ये बात पहले भी लिखी गई थी कि हम आपको वोटिंग राइट 5 साल बाद देंगे, अभी 1 साल रहता है। तो कोई मेंबर कॉल पे करके एडवांस में पे करके कि मुझे वोटिंग राइट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारी पूरी क्लास को वोटिंग राइट मिलेगा तब तुम्हें भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? चले, एडवांस पे करने से वोटिंग राइट नहीं मिलता। कंपनी क्या कॉल पर इंटरेस्ट पे कर सकती है? हाँ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे तो। यानी कि अगर आर्टिकल ऑथराइजेशन दे दे तो फिर क्या कंपनी कॉल पर इंटरेस्ट पे कर सकती है? द आंसर इज हाँ, पे कर सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ सकते हैं, चलिए जी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप। ओके, क्या प्रोपोर्शनेट डिविडेंड पे किया जा सकता है? क्या प्रोपोर्शनेट डिविडेंड पे किया जा सकता है? द आंसर इज यस, व्हाई नॉट। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 10 रुपए 6 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर है 1000। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 100% का, तो मतलब नॉमिनल वैल्यू का 10 रुपए ले लो, नॉमिनल वैल्यू का 10 रुपए, और इस पे भी 100% मतलब 10 रुपए। परंतु क्योंकि 6 रुपए पेड अप है तो अब यहां पर 6 रुपए के हिसाब से कॉल पे होगी, मतलब 6000 रुपए की। भाई नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है तो 100% कॉल पे करनी है, तो यानी कि 10 रुपए। बट अगर M1 का 10 रुपए है पेड अप, तो फिर इसको कॉल के कितने मिलेंगे? 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। M2 को कितने मिलेंगे? 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 6। तो ये हो गया आपका 10,000
और ये हो गया आपका 6,000। समझ आया या चला गया? जिंदगी प्यार का हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का मतलब कंपनी का फायदा है या नुकसान है? 10 का शेयर 20 में या 10 का शेयर 6 में? प्रीमियम मतलब क्या? कंपनी का फायदा या नुकसान? फायदा है। अच्छा, अगर फायदा ही है, चारों तरफ फायदा ही फायदा, प्रीमियम का मतलब, तो लॉ को मैं सख्त बनाऊं या फिर आराम से रहने दूं? लॉ कहता है आराम से रहना, तो कोई दिक्कत नहीं, जब है ही फायदा तो भाई फायदा ही फायदा है। कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पार्क में गया, मान लीजिए मैं किसी भवन में गया, वहां अप्सराएं नाच रही हैं, सारी अप्सराएं वहां पर नाच रही हैं, तो लॉ कहता है पोपली आराम से घूम, क्या दिक्कत है? मैं घूम रहा हूं, चारों तरफ घूम रहा हूं, क्या दिक्कत है? कोई मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से जन्नत की जिंदगी, कमाल हो गया। चलिए जी, तो कंपनी का तो सरप्लस है ना यहां पर। आगे तो यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी जब नॉमिनल वैल्यू से ऊपर के शेयर्स इशू कर देती है। ओके, दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन फॉर इशू ऑफ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई साहब, जो मर्जी कर कंपनी। अरे कमाल कर दिया, जान मांगी होती है। ऑथराइजेशन बाय द आर्टिकल, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए आर्टिकल में, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए भाई। मैंने कहा जान मांगी होती, तुम अपनी बातें कर रहे हैं। लॉ कहता है खुला, कंपनी खुला, लो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही जो तुम्हार, तुम ही जो हमार। आगे बढ़ते हैं, पर्पस फॉर विच एन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। हाँ, बस यहां पे थोड़ा सा है। आप नाच करके दिखा दो, बहुत दिन से देखा नहीं है आपका डांस, वाह। जैसे मैं इसके घर जाके वैसे नाचा करता था पहले, ये तो ऐसा कर रहा है जैसे मैं इसके घर पे सैटरडे संडे के प्रोग्राम किया करता था। नालायक, कह रहे बहुत दिन हो गए हैं देखे हुए, वाह, कमाल ही कर दिया है। एक गायक को नचैया बना दिया है इन्होंने। अरे शिव 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 शिव, कैसी बातें करते हैं। चलो जी, पर्पस फॉर विच द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहां कहां यूज किया जा सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहां कहां यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, बोनस इश्यू करने में। यस, 10 का शेयर 40 में लाए हो तो वो जो 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, उससे बोनस बांट दो, ठीक है। आगे, जो भी कमीशन, जो भी कंपनी तुमने इशू ऑफ शेयर्स करते हुए जो फालतू के खर्चे हुए ना, लाइक कमीशन, लाइक डिस्काउंट वगैरह, उसको राइट ऑफ करने में, उसको राइट ऑफ करने में। ओके, नेक्स्ट, जब प्रेफरेंस शेयर जा रहे होंगे ना, और प्रेफरेंस शेयर जाते हुए आप गाना गा रहे हो, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, और आप उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े प्रीमियम दे रहे हो, तो वो प्रीमियम कहां से आएंगे? ये जो इशू करते हुए प्रीमियम आए थे ना, वहीं से एडजस्ट हो जाएंगे, वहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ आ गई? अरे बोलो ना हाँ। चले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, और नेक्स्ट बायबैक के लिए, बाय बैक के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट।
इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब नॉमिनल वैल्यू से नीचे। मेरे पास एक कंपनी के शेयर थे पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर थे, शेयर की वैल्यू थी 32 रुपए, नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपए। कंपनी ने अभी दोबारा शेयर इशू किए और इस बार शेयर का प्राइस रखा 15 रुपए। तो बताइए क्या ये डिस्काउंट है? नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू थी 30 रुपए। सब छोड़ो ना, अदानी का लो एग्जांपल। अदानी शेयर की कीमत थी 4000 रुपए, फर्दर इशू आया 3100 रुपए पर। 4000 का एग्जिस्टिंग प्राइस है, 3100 पे पब्लिक इशू आया, बताइए क्या कहोगे? क्या ये डिस्काउंट है? क्या ये इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है, हाँ या ना? द आंसर इज ना। द आंसर इज ना 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 ना। ये डिस्काउंट नहीं है। ये मार्केट वैल्यू से कम है, परंतु ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप नॉमिनल वैल्यू से नीचे चले जाओ, वो डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट नहीं है। क्लियर? अरे बोलो ना, क्लियर? चले, क्या डिस्काउंट पे इशू अलाउ है? 3 सिचुएशन में अलाउ है। 3 सिचुएशन में। अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हो, पहली कंडीशन। अगर स्वेट इक्विटी इशू हो रहे हो, दूसरी कंडीशन। अगर मान लीजिए बैंकों ने लोन दे रखा था, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो बैंकों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब हम कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। क्या ऐसा अलाउ है? जे बात अलाउ है? द आंसर इज यस, जे बात अलाउ है। इसे कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जो आरबीआई अलाउ करता है, जो आरबीआई अलाउ करता है। तीसरा, टाटा स्टील ने भूषण स्टील को टेक ओवर किया, 10 का शेयर 6 रुपए में ले लिया क्योंकि भूषण स्टील डूब चुकी थी। कार्लोल और कार्लॉक ग्रुप ने, जलान कार्लॉक ग्रुप ने जेट एयरवेज का शेयर ले लिया, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में ले लिया। क्यों? जेट एयरवेज डूब चुकी थी। हमारा एक एक्ट है, एक्ट नहीं कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कहता है कि अगर इस सिचुएशन में कंपनी डूब रही हो तो डूबती हुई कंपनी के दूसरी कंपनी अगर टेक ओवर करती है तो डिस्काउंट पे भी ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान मतलब कंपनी को बचाने का तरीका। कंपनी को बचाने का तरीका। बेटा मैं आप कल से ना मत्थे पे लिखवाऊंगा कि 17 तारीख से है ऑडिट की रिवीजन। नालायक, रोज यही सवाल। इतनी परीक्षा तो सीता मैया ने नहीं दी थी जितनी मुझे देनी पड़ रही है कि ऑडिट की रिवीजन कब से है, 17 तारीख से। कितनी बार बोलूं? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 केसेस में डिस्काउंट पे शेयर अलाउ है, 3 केसेस में, समझ गए? चलिए 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 चलिए, हाँ जी। अगर कंपनी तुमने फिर भी डिस्काउंट पे इशू किए, हम मना कर रहे हैं, बट फिर तुम चौधरी बन रहे हो, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, पेनल्टी याद करनी है। ये पेनल्टी याद करनी है भाई, याद करनी है। इसकी समरी वैसे तो मैंने कॉपीज में लिखवाई होगी, फिर भी यहां लिखवा देता हूं। कंपनी के ऊपर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। अच्छा, हाँ जी। अमाउंट रेज्ड और 5 लाख, विच एवर इज लेस, ये तो लगेगी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। और कंपनी के ऊपर कितनी लगेगी? अमाउंट रेज्ड प्लस, सॉरी, इनटू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% प्लस ये वाली पेनल्टी।
कॉपी में है समरी, कॉपी से ही करना है भाई, कॉपी में से ही करना है। लॉ की क्लास, अच्छा एक और बात है भाई, परसों से इस क्लास का टाइम ना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, सुन लेना, इस क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब लॉ की क्लास का टाइम हम कर देंगे, बोलो कितने बजे करें, क्योंकि अब ना ऑडिट की क्लास भी होनी है और ऑडिट की रिवीजन शुरू हो रही है 17 से, तो इसलिए इस क्लास का टाइम अब हो जाएगा, कंफर्टेबल टाइम रखूं कोई, रात को रखते हैं 10 से 11, 10 से 11 रखते हैं, और ऑडिट का टाइम होगा 6 से 7, ऑडिट का टाइम होगा 6 से 7, ताकि आपको भी आराम से टाइम मिल जाए बीच में। एंड नहीं मॉर्निंग में नहीं दिनेश, आप नहीं लाइव नहीं कर पाओगे तो यूट्यूब पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट के लिए अपने हथियार तैयार कर लो, एंड एमसीक्यू, राइट रॉन्ग, बहुत सारी चीजें करनी है। चलो जी, शाम को 6 से 7 ऑडिट होगा, फिर 10 से 11 ये होगा लॉ। दिन की दूसरी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी तो देख सकते हो, मैं तो यूट्यूब पे दे ही रहा हूं ना, उसमें दिक्कत क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी स्वेट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। अच्छा एक क्वेरी आई कि स्वेट इक्विटी और जो उसमें क्या नाम है, स्वेट इक्विटी में और ईसॉप्स में क्या फर्क होता है। बिल्कुल फर्क है, स्वेट इक्विटी और ईसॉप्स में फर्क है। देखो जी, स्वेट इक्विटी के अंदर क्या होता है कि पार्टिकुलर डायरेक्टर ने मेहनत की है कंपनी के लिए, या पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत से कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने अलाउ किया उसे सस्ते दाम पर थोड़े शेयर दे दिए, इनफैक्ट डिस्काउंट पे भी इशू कर दिया। द आंसर इज यस, इसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। फिर होता है ईसॉप्स। मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ पोपली इंडस्ट्री में, इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि मैंने कहा मैं प्रॉफिट सब एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैंने उनको अपने सस्ते दाम पर शेयर दे दिए, इसे कहते हैं ईसॉप्स। तो ईसॉप्स किसी एक एम्प्लॉय की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सभी एम्प्लॉयज की मेहनत का परिणाम है। और स्वेट इक्विटी किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्टर या एम्प्लॉय की मेहनत का परिणाम है। दोनों में फर्क पता लग गया। अब चले आगे। तो स्वेट इक्विटी क्या है, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को इशू करती है। या तो ये शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू हो सकते हैं। ये एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को किस लिए इशू होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर हो या एम्प्लॉय हो, उसने कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड की है, नो हाउ प्रोवाइड की है, या फिर कंपनी को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवेलेबल करवाया है, चाहे किसी भी नाम से आप पुकार लो। मतलब कंपनी को या तो कोई नो हाउ अवेलेबल करवाई है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी को अवेलेबल करवाया है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर एज फॉलो। जी, पहला, स्वेट इक्विटी शेयर टू बी इशूड शुड पर्टेन्स टू द क्लास ऑफ शेयर जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। तो स्वेट इक्विटी कोई नई क्लास इशू नहीं होनी चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग क्लास को ही स्वेट इक्विटी, किसी एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर ही स्वेट इक्विटी के रूप में दिए जाएंगे। दोबारा बोलता हूं, किसी एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर ही स्वेट इक्विटी के रूप में दिए जाएंगे, और ऐसे देने से पहले कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि नई क्लास को तो पता नहीं आप क्या क्या बेनिफिट दे दोगे। तो इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर होल्डर हैं, बिल्कुल उसी क्लास के जैसा ही होना चाहिए। कोई सेपरेट क्लास बनाई, पता लगा उसको बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर नॉर्मल को 10% डिविडेंड मिलता है, उसको 1000% मिलेगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, वो भी इसी क्लास में ही आएगा, वो भी इसी क्लास में आएगा। तो फिर नॉर्मल जो साधारण शेयर होल्डर है उसी क्लास के ही शेयर होने चाहिए जो स्वेट इक्विटी के रूप में इशू किए जाएंगे, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगली बात, लिस्टेड कंपनी को सेबी रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ रेगुलेशन है जिनका पालन करना पड़ेगा, जो कि रूल नंबर 8 में दिए हुए हैं। रूल नंबर 8 क्या कहते हैं? कहते हैं स्वेट इक्विटी किसे मिलते हैं? परमानेंट एम्प्लॉय। मैंने बताया था एक होता है प्रोबेशन बेस्ड एम्प्लॉय, जिसे कंपनी पहले टेस्टिंग के लिए रखती है, याद है?
मेरे विवाह के पश्चात के वो 6-8 महीने जब मुझसे धड़ाधड़ कंपनी में काम करवाया गया था, याद आया? एग्जाम्पल याद आए? वो दिन जब ये तो स्वाति की कृपा से मुझे एचआर वाली स्वाति मिली थी, तो फिर स्वाति ने मुझे बताया था कि नहीं अमित नहीं। याद आए वो दिन? याद आए वो एग्जाम्पल? चलिए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इसको मिल सकते हैं। एम्प्लॉय का मतलब ये है, और एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी और ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ। चलिए, हाँ, ऐसे एग्जांपल तुम कहां भूलोगे नालायको, भरे पड़े हो अंदर से, तुम्हें कहां भूलोगे तुम एग्जांपल ये। उसके अलावा बाकी कंडीशंस क्या है? उसके अलावा बाकी कंडीशन क्या है? चलिए, स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी पास किया जाएगा वो कब तक वैलिड रहेगा? 12 महीने तक। यानी कि एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो स्वेट इक्विटी दिए जाने चाहिए 12 महीने के अंदर। अगर 12 महीने के अंदर नहीं दिए तो फिर बेकार हो गया काम, फिर बेकार हो गया भाई साहब, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी स्वेट इक्विटी किसी भी हालत में इशू नहीं करेगी मोर देन 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा, और इशू ऑफ द और शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। 15% और ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर से ज्यादा स्वेट इक्विटी इशू नहीं करेगी। मगर एक और राइडर है यहां पर, क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू होने के बाद किसी भी हालत में ये 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी वक्त। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी बनवाए हुए हैं, प्लीज उन्हें मेक श्योर कर लेना कि वो एग्जाम्पल आप करके जा रहे हो पेपर में। तो यानी कि पहली बात 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, और दूसरी कंडीशन 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहले ये कंडीशन चेक करना, फिर प्रोवाइजो चेक कर लेना, एग्जाम्पल बने हुए हैं, प्लीज मेक श्योर एग्जाम्पल जरूर कर रहे हो। ठीक है जी। चलिए, दूसरी बात कहता है स्टार्टअप कंपनी भी स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। यस, कितने तक? मैक्सिमम 50% तक, मैक्सिमम 50% तक इशू कर सकती है 5 साल तक। ओके, नेक्स्ट, जो भी स्वेट इक्विटी के रूप में दिया जाएगा डायरेक्टर या एम्प्लॉय को, वो लॉक इन रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 साल तक अलॉटमेंट रहेगा, 3 साल तक लॉक इन रहेगा। हाँ सुधीर, हाँ बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होगा? जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा, उस हिसाब से इनका प्राइस निकलेगा स्वेट इक्विटी का। ओके, वैल्यूएशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्राइस है, देखो जी ऐसा हुआ है, ये डायरेक्टर है, ये कंपनी है। कंपनी डायरेक्टर को क्या दे रही है या एम्प्लॉय को क्या दे रही है? शेयर्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने कंपनी को क्या करवाया है? कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिलवाया है। तो पता लगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मार्केट में कीमत है 10,000 रुपए, और शेयर दे दिया आपने 5 करोड़ रुपए के। अबे ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए लॉ कहता है पहले शेयर होल्डर को ये तो पहले बताओ कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कीमत क्या है। कौन निकाल के देगा इसकी कीमत? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा। शेयर्स की कीमत भी कौन निकाल के देगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा। तो दोनों की कीमत कौन निकाल के देगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकाल के देगा दोनों की कीमत। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। ओके, अगर मान लीजिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पर, तो नॉन कैश कंसिडरेशन का फिर ट्रीटमेंट कंपनी की बुक में क्या होगा? मान लीजिए कंपनी को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कंपनी की वो एसेट साइड पे आना शुरू हो जाएगा? यस। बट मान लीजिए वेयर क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल, तो फिर क्या होगा? अगर कंपनी को कोई एसेट वगैरह नहीं मिल रही है, बल्कि कंपनी को मान लीजिए अब कंपनी ने कहा कि हम जो स्वेट इक्विटी दे रहे हैं उसके बदले एम्प्लॉय ने कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दूंगा, एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो फिर क्या होगा? अगर वो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने को तैयार है तो वो सर्विसेज जो है कंपनी के लिए खर्चा है,
कंपनी के लिए खर्चा है तो वो क्या कंपनी का एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो जाएगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन जो मिल रहा है, दोबारा बोलता हूं, हुआ क्या, यहां पर डायरेक्टर है, यहां पर कंपनी है, कंपनी इसे स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है, डायरेक्टर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रहा है, एक्सेप्ट कैश। अगर तो ये एसेट्स दे रहा है तो ये कंपनी की बैलेंस शीट में आ जाएगा। बट अगर ये कहता है कि इन शेयर्स के बदले में मैं कंपनी आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दूंगा, आपके लिए एक और पोस्ट होल्ड करूंगा, सीएफओ भी आपका मैं ही रहूंगा, तो कंपनी का एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये कंपनी के एक्सपेंसेस बन जाएंगे आप। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़े। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, स्वेट इक्विटी का रजिस्टर फॉर्म नंबर SH3 में मेंटेन होगा, एमसीक्यू बेसिस पे करना है, ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लो जी, तो ये था हमारा शेयर्स आज तक। चलो जी, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।